Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ariba Iqbal and topic of my presentation is epilepsy and its type. एपिलेप्सी और इसके टाइप्स को समझने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारे पास सीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सीजर्स हमारे पास ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं जो कि जिनके नतीजे में हमारी मूवमेंट, सेंसेशन या कॉन्शियसनेस चेंज होना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं सीज़र। अब यहाँ पे जो पिक्चर लगी है इसके अंदर जो वो पहले सीज़र का शो हो रहा था, लेकिन यहाँ स्लाइड प्ले करने पे शो नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो न्यूरल एक्टिविटी नॉर्मली क्या होती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मली जो वो सही नॉर्मल तरीके से हो रही होती है, लेकिन एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी में क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में सीज़र कॉज होते हैं। फिर हमारे पास आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी हमारे पास क्या होता है, एपिलेप्सी अगर ये जो सीजर्स हमारे पास हैं, अगर ये सीज़र 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा आना शुरू हो जाएँ मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड के वक्फे से, तो इसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होती हैं। कन्वर्जेंस जो वो हमारे पास वायलेंट इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बॉडी मस्कुलेचर की। ठीक है, इसके अंदर जो है वो जिस तरह आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इस तरह हाथ जो है वो अब ये बॉडी जो मसल्स हैं यहाँ के, वो बिल्कुल जो है वो क्या हो गए हैं, टॉनिक फेज में चले गए हैं। उनकी जो वो मसल स्पाज़म हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे क्योंकि न्यूरोनल डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है कि मसल को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। इसके बाद अगर हम फेजेस ऑफ सीजर्स देखें तो हमारे पास आता है प्रोड्रोमल फेज, ऑरल फेज, इक्टल फेज, पोस्ट इक्टल फेज। सबसे पहले अगर हम बात करें एपिलेप्टिक प्रोडोम की, या जिसको प्रोडोमल फेज भी कहते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, एपिलेप्सी से पहले जो मूड में चेंजेस आती हैं उसको बोलते हैं एपिलेप्टिक प्रोड्रोम। एपिलेप्टिक प्रोडोम का पहला सिम्टम क्या है, इंसोम्निया। ठीक है, सेकेंडली क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा जो इरिटेबिलिटी हो सकती है। फोर्थ हमारे पास एजिटेशन हो सकता है। फिर सेकंड फेज़ की बात करें ऑरा की, तो ऑरा क्या होता है, ऑरा वो फेज़ होता है कि जिस स्टेज पे या जो इनिशियल इवेंट स्टार्ट होता है सिग्नलिंग का, जिसके नतीजे में सीजर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑरा स्टेज। उसके बाद अगर हम इक्टस और इक्टल फेज़ की बात करें, तो जो सीजर का पूरा इवेंट होता है उसको बोलते हैं इक्टस फेज़ और इक्टल फेज़। फिर हमारे पास आता है पोस्ट इक्टस फेज़ और पोस्ट इक्टल फेज़। पोस्ट इक्टल फेज़ या पोस्ट इक्टल फेज़ क्या नाम से ही बता रहा है, पोस्ट बोलते हैं बाद में। तो सीजर्स के बाद जो हमारे पास सेंसरी मोटर ऑटोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस आती हैं उनको क्या बोला जाता है, पोस्ट इक्टस फेज़ या पोस्ट इक्टल फेज़। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, एग्जॉस्शन, वीक लिम्ब, स्लीपीनेस एट्सेट्रा। फिर फोर्थ फेज़ की बात करें तो हमारे पास होता है इंटर इक्टल पीरियड। इंटर इक्टल पीरियड बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी को सीजर हुआ है, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद उसको दोबारा सीजर हुआ है, तो वो जो पहले सीजर से लेके दूसरे सीजर तक के दरमियान को जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं इंटर इक्टल पीरियड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब भी ग्लूटामेट रिलीज़ होता है तो कैल्शियम और सोडियम चैनल जो है वो क्या सोडियम और कैल्शियम चैनल जब ओपन हो जाते हैं, सोडियम और कैल्शियम जब वो एनएमडी रिसेप्टर एएमपी रिसेप्टर के ज़रिए से पोस्ट मेम्ब्रेन में एंटर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो ग्लूटामेट एक्टिविटी होती है, ये बंद करने के लिए, ये रोकने के लिए हमारे पास गैबा मौजूद होता है। गैबा जो रिलीज़ होकर अपने रिसेप्टर्स पर लगते हैं और फिर जब वो क्लोराइड आयंस जो वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आते रहते हैं, और इस तरह जो हमारी डिपोलराइजेशन होती है उसको रिपोलराइज करते हैं या हाइपर रिपोलराइजेशन करवाते हैं। लेकिन सीजर में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूटामेट एक्टिविटी होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ग्लूटामेट एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि गाबा एक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। जब गाबा एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है मतलब आपके पास क्लोराइड वहाँ पे एंटर नहीं हो रहा। जब तक क्लोराइड एंटर नहीं हो रहा तो आपका सेल ये जो आपके न्यूरॉन्स है वो मुसलसल क्या होते जा रहे हैं, वो मुसलसल डिपोलराइज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुसलसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और फिर क्या होता है, सीजर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर
इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, सीज़र होंगे, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा और नतीजे में सीज़र होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, तो इसमें क्या कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे जो आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को चेंज कर देंगे, जिसके नतीजे में जो है वो सेल के अंदर फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा और नतीजे में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा और इन द एंड क्या कॉज होंगे, सीज़र कॉज होंगे। अगर हम बात करें एपिलेप्सी के कॉजेज़ की, तो एपिलेप्सी की मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। सबसे पहले आते हैं जेनेटिक कॉज कोई हो सकता है, ठीक है, प्रीनेटल इंजरी हो सकती है कोई ब्रेन के अंदर, हेड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ कोई हो सकती हैं, फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कुछ हो सकते हैं, या कोई ब्रेन कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो एपिलेप्सी कॉज करवा सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कि रिकग्नाइज़ किस तरह करना चाहिए सीज़र को, या सीज़र रिकग्निशन कैसे होती है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एनाटॉमिकल मेथड। एनाटॉमिकल मेथड में क्या होता है कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अगर किसी को पहले सीज़र का अटैक आया है पहली दफ़ा, तो आप उसकी पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे कि इनकी फैमिली में एपिलेप्सी सीज़र का इश्यू तो नहीं रह चुका, ठीक है। और रीजन ऑफ डिस्चार्ज भी, मतलब जहाँ से वो ब्रेन में किस जगह से वो डिस्चार्ज है, वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है जो सीज़र कॉज कर रहा है, वो भी हम एनाटॉमिकल में लोकेट करते हैं। फिर आती है सेकंड कंडीशन, हो सकता है कोई पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से भी हो सकता है, जिस तरह के कोई इन्फेक्शन या लेशन जो कि आपके सीज़र्स के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब सीज़र कॉज करवाते हैं। और थर्ड, आपको कोई क्लिनिकल भी आप रिकग्निशन कर सकते हैं, वो किस तरह की, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। फोर्थ, आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिकली आप जो वो पता लगा सकते हैं कि सीज़र हैं या नहीं हैं। उसके अंदर EEG या VEEG रिकॉर्डिंग्स होती हैं। EEG क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसके अंदर ब्रेन के जो वो मुख्तलिफ ब्रेन की जो एक्टिविटी है ना, वो पूरी जो है वो देखी जाती है, जिस तरह उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं और कौन कौन से क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी देर बाद, कितने वक्फे से रिलीज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एपिलेप्सी की टाइप्स की, तो टाइप 1 हमारे पास है फोकल एपिलेप्सी, फोकल ऑनसेट, ठीक है, इसको पार्शियल एपिलेप्सी भी कहते हैं या पार्शियल सीजर भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं जर्नलाइज ऑनसेट वाले, जिसको जर्नलाइज सीजर्स भी कहते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है अननोन ऑनसेट, ठीक है। ये नाम से बता रहा है, फोकल में कोई एक पार्ट फोकस होगा, जर्नलाइज में पूरे दोनों हेमिस्फीयर ब्रेन के जो वो अफेक्टेड होंगे, और अननोन में ब्रेन का कोई एरिया पता नहीं होगा कि कहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो रेड एरिया है ये शो कर रहा है एपिलेप्सी को, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जर्नलाइज में आप देखें कि पूरे दोनों हेमिस्फीयर में जो है वो जर्नलाइज एपिलेप्सी में न्यूरोनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, जबकि फोकल में एक ख़ास एरिया जो है वो ब्रेन का फोकस्ड है, जहाँ पे ऊपर जो है वो न्यूरोनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोकल एपिलेप्सी, पार्शियल एपिलेप्सी। अगर हम बात करें फोकल ऑनसेट सीजर की, तो 60% एपिलेप्सी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोकल ऑनसेट सीजर डायग्नोज होते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी जो डिवीज़न है वो की गई है इसकी ऑनसेट की और अवेयरनेस की बेस पे। तो अगर सबसे पहले क्या है कि फोकल ऑनसेट विद रिटेन्ड अवेयरनेस, मतलब कि पेशेंट इसके अंदर अवेयर रहता है। सेकंड में क्या है कि पेशेंट अवेयर नहीं होता ड्यूरिंग जो वो सीजर इवेंट। और थर्ड हमारे पास क्या है कि फोकल ऑनसेट अवेयरनेस अननोन, मतलब इसके अंदर जो वो पेशेंट को पता ही नहीं रहता कि वो अवेयर था या नहीं था, ठीक है। फोकल ऑनसेट की अगर दूसरी क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो इसके अंदर फोकल मोटर सीजर्स आते हैं। फोकल मोटर सीजर में पहला आता है एटॉनिक सीजर या ड्रॉप सीजर। एटॉनिक या ड्रॉप सीजर क्या होता है, ए मतलब क्या होता है विदाउट, और टॉनिक मतलब क्या होता है मसल टोन, ठीक है। तो एटॉनिक मतलब जिसमें मसल टोन जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, सडन अचानक से लॉस हो जाती है, उसको बोलते हैं एटॉनिक सीजर और ड्रॉप सीजर। सेकेंड हमारे पास होता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म में क्या होता है कि रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, जिस तरह के टाइपिंग, पेसिंग और स्विंग। क्लॉनिक सीजर्स की बात की जाए तो इसके अंदर रिपीटेटिव जर्किंग या ट्विचिंग होती है मसल्स की। अगर एपिलेप्टिक स्पाज्म की बात की जाए तो उसके अंदर सडन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। फिर आता है हाइपरकिनेटिक सीजर। इसके अंदर जो वो आपकी जो लिम्ब जो सॉकेट मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शुरू हो जाती हैं। म्योक्लोनिक सीजर्स की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट जर्किंग मूवमेंट जो वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये म्योक्लोनिक और जो हमारे पास क्लॉनिक सीजर्स है वो तकरीबन से म्योक्लोनिक और क्लॉनिक सीजर हमारे पास सेम है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, जो म्योक्लोनिक का सीजर्स का टाइम पीरियड है वो शॉर्ट है, जबकि क्लॉनिक का टाइम पीरियड म्योक्लोनिक के मुकाबले में ज़्यादा होता है। उसके बाद
बात करते हैं फोकल नॉन मोटर सीजर कि नॉन मोटर में कोई आपका मोटर ऑर्गन यानी मसल वगैरह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। जिस तरह के आते हैं पहले ऑटोनॉमिक सीजर। ऑटोनॉमिक सीजर में क्या आता है, आपके जितने भी इन्वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं जिस तरह के हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर, ब्लड फंक्शन वगैरह, ये सब जो है वो इनके ऊपर असर आता है सीजर्स के दरमियान। ठीक है, बिहेवियर अरेस्ट में क्या आता है, आपकी सारे मूवमेंट्स एकदम से स्टॉप हो जाती हैं। कॉग्निटिव सीजर्स में क्या आता है कि आपके तमाम कॉग्निटिव फंक्शंस इफेक्ट होते हैं। और इमोशनल सीजर्स में क्या आता है कि मूड अल्ट्रेशन या इमोशन अल्ट्रेशन वगैरह देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नलाइज ऑनसेट सीजर्स की। जितने भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनमें 30% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जर्नलाइज सीजर्स डायग्नोज होते हैं। जनरलाइज सीजर में अगर बात की जाए तो इसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं या अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जनरलाइज मोटर सीजर्स। इसके अंदर आता है एटॉनिक सीजर और ड्रॉप सीजर। एटॉनिक और ड्रॉप सीजर में क्या है कि मसल टोन सडन लॉस हो जाती है। क्लॉनिक सीजर की बात की जाए तो इसमें रिपीटेटिव जर्किंग और ट्विचिंग होती है। टॉनिक सीजर्स की बात की जाए तो इसमें सडन स्टिफनेस हो जाती है। मैक्लोनिक की बात की जाए तो इसमें भी शॉर्ट जर्किंग मूवमेंट और मसल रिसैम्बलिंग स्पाज़म्स होते हैं। और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की बात की जाए जिनका दूसरा नाम है ग्रैंड माल सीजर, उनके अंदर भी सडन स्टिफनेस होती है और फिर रिपीटेटिव जर्निंग होती है। मतलब टॉनिक और क्लॉनिक वाली दोनों कंडीशंस साथ होती हैं। फिर बात की जाए जनरलाइज नॉन मोटर सीजर की तो उसमें आता है टिपिकल एब्सेंस सीजर। टिपिकल एब्सेंस सीजर में क्या होता है कि बंदा खड़े खड़े जो अब इसके अंदर सीजर मतलब ऐसे कोई मसल्स के या ये कह लें कि आप झटके वगैरह नहीं लगते जिस तरह आमतौर पर एपिलेप्सी में देखने को मिलते हैं। बस इसमें ये होता है कि पर्सन जब वो अपना जो भी काम कर रहा होता है वो छेड़ देता है और एक ही जगह जो है वो स्टेयर करना, एक ही जगह को बस घूरना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इस तरह के 10 सेकेंड्स हो गया। फिर एटिपिकल और एब्सेंट सीजर्स होते हैं। इसके अंदर भी क्या है कि आपके पास जो है वो सीजर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका अंदर क्या है कि इसके अंदर जो आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं जैसे हैंड मूवमेंट, उसके अंदर रिपीटेशन आ जाएगी, लिप स्मैकिंग होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। फिर आता है आईलिड म्योक्लोनिया। आईलिड म्योक्लोनिया में क्या होता है, इसके अंदर ब्रीफ ट्विचेस ऑफ द आईलिड होते हैं। फिर हमारे पास है अननोन ऑनसेट। अननोन ऑनसेट की बात की जाए तो जितने भी सीजर आज तक मतलब एपिलेप्सी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अननोन ऑनसेट सीजर्स होते हैं। अननोन ऑनसेट सीजर्स में क्या होता है, बेसिकली आपको पता नहीं होता कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो सीजर कॉज हो रहे हैं। फिर जो वो कुछ और टाइप्स हैं अननोन ऑनसेट की बिना पर बेस के ऊपर। तो सबसे पहले उसमें आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है, इसके अंदर सिक्वेंशियल सीजर्स होते हैं। और सिक्वेंशियल सीजर में क्या होता है कि मतलब एक दफ़ा सीजर हुआ, फिर जो वो 5 या 10 या 15 मिनट बाद दूसरी दफ़ा सीजर हुआ। ठीक है, 5 मिनट के लिए या आधे घंटे बाद भी फ़र्ज़ करें अगर सीजर हो रहा है तो वो जो पहले सीजर दूसरे सीजर के दरमियान का जो वक्त होता है ना, उसके अंदर पेशेंट कम्प्लीटली अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता। और इसके अंदर जो एक सीजर का टाइम होता है ना सीजर इवेंट का पूरा, वो तकरीबन 5 मिनट होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की तो वो आता है लेनक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी एपिलेप्सी की कंडीशन है जो कि इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है। और इसके अंदर चिल्ड्रन जो वो सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर्स एक्सपीरियंस करते हैं। फिर हमारे पास आता है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चाइल्डहुड सीजर होते हैं। इसके अंदर जो वो स्टेरिंग स्पेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मोटर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती और कॉन्शियसनेस आपकी ऑल्टर हो जाती है। जबकि रोलैंडिक सीजर्स जो होते हैं इसके भी चाइल्डहुड सीजर्स हैं। ठीक है, या इंटरमीडिएट सीजर्स हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, मोटर मूवमेंट आपकी इन्वॉल्व होती है। मतलब आप जब भी सीजर होंगे तो मोटर मूवमेंट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, जबकि एब्सेंट सीजर में नहीं आता। इसी तरह कॉन्शियसनेस की बात करें तो इसके अंदर कॉन्शियसनेस अल्ट्रेशन नहीं होती, जबकि एब्सेंट सीजर में कॉन्शियसनेस अल्ट्रेशन होती है। फिर हम ड्रग मैनेजमेंट की बात करें तो हम सिंपल पार्शियल सीजर के लिए चॉइस 1 पे कार्बामेज़ेपिन दे सकते हैं, चॉइस 2 पे फेनिटोइन, चॉइस 3 में प्रीमिडोन, लेमोटिग्रीन, ऑक्स कार्बाजेपिन, लेकोसामाइड दे सकते हैं। और 4 पे गाबापेंटिन, लेवेटर एसिटम, जोनिसामाइड, टाइगाबीन दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हम फर्स्ट चॉइस में कार्बामेज़ेपिन या लेमोटिग्रीन देते हैं, सेकंड चॉइस में फेनिटोइन देते हैं, थर्ड चॉइस में फिनोबार्बिटल, जोनिसामाइड, कार्बाजेपिन, फोर्थ चॉइस में वेल्प्रोइक एसिड, प्रिमोडीन, टोपिमारेट या गैबिन, विगाबेट्रिन दे सकते हैं।
प्राइमरी जनरलाइज की बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्न में वेल्प्रोइक एसिड, सेकंड चॉइस में कार्बामेज़ापीन, थर्ड में फेनिट्वाइन और फोर्थ में फिनोबार्बिटल देते हैं। टॉनिक क्लॉनिक की बात करें तो लेमोटिग्रीन, फर्स्ट चॉइस में, थर्ड चॉइस में वेल्प्रोइक एसिड और फोर्थ चॉइस में टोपिरामाइड या टायागेबिन दे सकते हैं। एब्सेंट सीजर की बात करें तो इसमें लेबोट्रिगमीन और इथोसक्सीमाइड दे सकते हैं। सेकंड चॉइस में जोनिसामाइड या वेल्प्रोइक एसिड दे सकते हैं। मैक्लोनिक टॉनिक सीजर्स की बात करें तो इसमें वेल्प्रोइक एसिड, second choice clonazepam, third choice zonisamide, and the fourth choice is felbamate alone or in combination with other drug. Status epilepticus की बात करें तो इसमें फर्स्ट चॉइस इज डायजेपम, सेकंड चॉइस इज फेनेटोइन, थर्ड चॉइस इज phenobarbital, and psychomotor the first choice is phenytoin, and in Lennox-Gastaut syndrome LGS first choice is valproic acid or felbamate, second choice is lamotrigine, topiramate or rufinamide. This hope you all like it. Thank you.